हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। तो आज के प्रीमिक्स में 5 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू पॉलिटी एंड गवर्नेंस एंड पर्टिकुलरली आपके जुडिशरी से रिलेटेड ही ये 5 क्वेश्चन रहेंगे। एकदम स्टार्टिंग नेचर के आज क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ बात हो रही है कि जो आपकी अपॉइंटमेंट की जाती है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, ठीक है जी। 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, बताना है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। 4 कोड यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। आइए शुरुआत करते हैं पहले स्टेटमेंट के साथ। कह रहे हैं यहाँ पर कि जो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो अपॉइंट कर सकते हैं किसी हाई कोर्ट के जज को एज एन एडहॉक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर अ टेम्पररी पीरियड। सेकेंड स्टेटमेंट में कह रहे हैं जो आपके रिटायर्ड जज रहेंगे हाई कोर्ट के, वो भी अपॉइंट किए जा सकते हैं एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, थोड़ा सोचिए इसके बारे में। जो आपने पढ़ा है लक्ष्मीकांत में अपने इस तरीके के अपॉइंटमेंट्स से रिलेटेड, उसे थोड़ा रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। वीडियो पॉज कीजिए, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर आपकी दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं। तो बेसिकली जो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हैं, अब वहाँ पर उनके पास थोड़ी बहुत पावर्स रहती हैं। क्या पावर्स हैं कि अगर जो रिक्वायर्ड कोरम है कि इतना नंबर ऑफ आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, अगर वो पूरा नहीं हो पा रहा है तो वहाँ पर किसी हाई कोर्ट के जज को भी वो अपॉइंट कर सकते हैं एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, बट वो टेम्परेरी पीरियड के लिए ही रहेगा। ठीक है जी। नेसेसरी कंडीशंस क्या है कि वहाँ पर जो वो जज रहेंगे जिनकी अपॉइंटमेंट की जाएगी, वो सारी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस जो रहेंगी सुप्रीम कोर्ट के जज की वो पूरी होनी चाहिए। उसी तरीके से अब सेकंड स्टेटमेंट में हो सकता है आप थोड़े कंफ्यूज हो गए हो कि अगर रिटायर्ड जज है तो उनको तो अलाउ किया ही नहीं जाता है कि वो किसी भी ऑफिस को दोबारा होल्ड करें या किसी भी दोबारा पोजीशन को वहाँ पर टेक ओवर करें। तो यहाँ पर अगर इस तरीके की सिचुएशन आती है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास एक ये भी ऑप्शन रहती है कि किसी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज या फिर सुप्रीम कोर्ट के ही रिटायर्ड जज को दोबारा से अपॉइंट किया जा सकता है एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी। तो इससे रिलेटेड रेलेवेंट जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर दी गई है। जैसे कि हमने बात की एडहॉक जज के बारे में, किस तरीके से उनकी अपॉइंटमेंट की जाती है टेम्परेरी बेसिस पर। तो इसमें जिनकी भी अपॉइंटमेंट की जाएगी, जो भी इसमें उनके जो एमोल्यूमेंट्स होंगे, जो भी उनकी पावर्स रहेंगी, जो भी प्रिविलेजेस रहेंगे, वो सेम रहेंगे एज द सुप्रीम कोर्ट के जज के। ठीक है जी। इसके अलावा जो आपके रिटायर्ड जज रहेंगे, अब उनकी जो अपॉइंटमेंट वहाँ पर की जाएगी, तो इसमें खास बात क्या है कि बेसिकली जो प्रेसिडेंट यहाँ पर डिसाइड करेंगे, ठीक है जी, कि उन जज के अलाउंसेस क्या होंगी, उन जज की सैलरीज क्या होंगी, तो वो बेसिकली प्रेसिडेंट द्वारा ही डिसाइड किया जाएगा यहाँ पर। और दोनों ही केसेस में जब अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस तरीके की अपॉइंटमेंट करनी है तो वहाँ प्रेसिडेंट से एक प्रायर अप्रूवल लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और खास बात कि हालांकि जो आपके रिटायर्ड जज रहेंगे उन्हें अपॉइंट तो किया जाएगा, वो सेम आपकी पावर्स, प्रिविलेजेस और जुरिस्डिक्शन वहाँ पर एंजॉय करेंगे जैसे कि किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज के, बट उन्हें वहाँ पर वो एक दर्जा नहीं दिया जाएगा एज द सुप्रीम कोर्ट के जज का। ठीक है जी। तो बेसिक डिटेल्स हैं। थोड़ा इस तरीके के जितने भी टॉपिक्स रहते हैं उन्हें जितना आप थॉरोली कवर करेंगे उतना ही ईजी रहेगा आपके लिए इस तरीके के स्टेटमेंट्स को हैंडल करना। तो आई होप आपने इसको करेक्टली मार्क किया हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जहां पर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से रिलेटेड आपको 3 स्टेटमेंट दी गई हैं। पूछा जा रहा है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। 4 कोड्स आपको यहां पर दिए गए हैं। आइए देखते हैं। पहली स्टेटमेंट कह रहे हैं जो आपकी सैलरीज रहेंगी, अलाउंसेज रहेंगी या पेंशन रहेंगी जजेस की एंड द स्टाफ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वो बेसिकली पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया से चार्ज किया जाता है। सेकंड में कह रहे हैं जो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे वो अपॉइंट कर सकते हैं ऑफिसर्स, सर्वेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। और थर्ड में कह रहे हैं जो पार्लियामेंट है वो यहाँ पर ऑथराइज नहीं है कि किसी तरीके से भी जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसकी जो जुरिस्डिक्शंस हैं और जो पावर्स हैं उसे वो कर्टेल कर सकें, बट वो उसे एक्सटेंड जरूर कर सकते हैं। ठीक है जी। 3 स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पर दी गई हैं, 4 कोड्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। थोड़ा सोचिए इस क्वेश्चन के बारे में, देखिए कौन से अकाउंट के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर किस तरीके की पावर्स के बारे में बात हो रही है। करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेसिकली आपको पता ही है कि एक आपका कंसोलिडेटेड फंड आता है, फिर आपका कंटिजेंसी फंड आता है, फिर आपका पब्लिक अकाउंट आता है। ठीक है जी। तो बेसिकली जितने भी इस तरीके के सैलरीज, अलाउंसेस या पेंशन रहते हैं वो आपके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाले जाते हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पैसा कहाँ से आता है? जो आपका इनकम टैक्स हो गया, ठीक है जी, सेंट्रल एक्साइज जो ड्यूटी लगाई जाती है, या और जितनी भी रिसीट्स रहेंगी सरकार की, उसमें जो पैसा आएगा वो आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाएगा। अब ये वोटेबल नहीं है, ठीक है जी, पार्लियामेंट में ये वोटेबल नहीं है, इसलिए जितनी भी आपकी सैलरी, अलाउंसेस या पेंशन रहती हैं जजेस की या उनके स्टाफ की सुप्रीम कोर्ट के, वो डायरेक्टली यहीं से निकाली जाती है। तो पहली स्टेटमेंट तो आपकी यहाँ पर इनकरेक्ट हो गई। बात करें बाकी की 2 स्टेटमेंट्स का तो वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्टली बताया गया है और उसी के आधार पर आपकी बी ऑप्शन
करेक्ट ऑप्शन है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जैसे कि हमने बात की कि आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से सारा पैसा चार्ज किया जाता है, नॉन वोटेबल नेचर का रहता है, हालांकि उसे डिस्कस जरूर कर सकते हैं पार्लियामेंट में। फिर उसके बाद जो जितने भी अपॉइंटमेंट की जाती है ऑफिसर्स और सर्वेंट्स की, तो जो हमारा एक काफ़ी बेसिक सा फीचर है सेपरेशन ऑफ पावर्स का, ठीक है जी, तो उसी को इंश्योर करते हुए यहाँ पर जितनी भी अपॉइंटमेंट की जाती है तो उसमें एग्जीक्यूटिव किसी भी तरीके की दखलंदाजी नहीं करता है। उसी तरीके से जो पार्लियामेंट रहेगा वहाँ पर उनके पास ऑथराइजेशन नहीं रहेगी कि किसी भी तरीके से जो हमारे सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन और पावर्स हैं उसे कर्टेल करने की कोशिश करें। तो उसी तरीके से हालांकि इनके पास एक ऑप्शन रहती है कि उसे एक्सटेंड जरूर किया जा सकता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, फैक्चुअल नेचर का। आई होप आपने इसको करेक्टली मार्क किया हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बात हो रही है PIL के बारे में, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो पूछ क्या रहे हैं, 5 ऑप्शन दी गई हैं, इनमें से कौन कौन सी आपकी ऐसी कैटेगरीज हैं जिसके चलते लेटर्स या फिर पिटीशंस आपके एंटरटेन की जा सकती है एज अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। 5 ऑप्शंस हैं, 4 कोड दिए गए हैं। पहली ऑप्शन बात हो रही है लैंडलॉर्ड टेनेंट मैटर्स। सेकंड में कह रहे हैं पिटीशंस अगेंस्ट पुलिस फॉर रिफ्यूजिंग टू रजिस्टर अ केस। थर्ड में कह रहे हैं बॉन्डेड लेबल मैटर्स। फोर्थ में कह रहे हैं फैमिली पेंशन। और फिफ्थ में कह रहे हैं पिटीशंस अगेंस्ट एट्रॉसिटीज ऑन विमेन। 5 ऑप्शंस हैं, थोड़ा सोचिए PIL किस चीज़ के लिए फाइल की जाती है, क्या इसका पर्पस रहता है, और कौन कौन से इनमें से क्राइटेरियाज हैं जो कि इस पर्टिकुलर कैटेगरी में लाई करते हैं। 4 कोड्स दिए गए हैं, वीडियो पॉज कीजिए, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेसिकली यहाँ पर जो आपकी PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, इसका जो पूरा आइडिया है US से इमर्ज हुआ था 1960s में, 1980s में आया था ये आपका इंडिया में, जिसमें आपके 2 काफ़ी जस्टिस थे जिन्हें पाइनियर माना जाता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की फील्ड में। अब उन दोनों के क्या नाम हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। तो बेसिकली उन्हीं के द्वारा ये यहाँ पर लाया गया था कि उन्होंने काफ़ी इस चीज़ का प्रचार किया था कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हमारे कोर्ट्स में भी फाइल की जानी चाहिए। तो बेसिक्स आइडिया क्या था कि अगर कोई भी आपका एक व्यक्ति रहेगा या फिर एक ग्रुप रहेगा जो कि सोशली या फिर इकोनॉमिकली इतने स्टेबल नहीं है कि जो उनके राइट्स जो वायलेट हो रहे हैं वो कोर्ट तक जा सकें, तो उन्हीं से रिलेटेड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की जा सकती है। अब यहाँ पर अगर आप लैंडलॉर्ड टेनेंट मैटर्स देखें तो ये ऐसा इतना रेलेवेंट नहीं है, अब बिल्कुल सही भी है कि ये रेलेवेंट नहीं है। उसके अलावा जो आपकी बाकी की 4 ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल इस क्राइटेरिया में लाई करती हैं और उसी के आधार पर बी ऑप्शन हमारी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं कि जैसे हमने बात की कि इसमें जो PIL होती है या किसी भी एक व्यक्ति द्वारा, हमारे जो सिटीजन रहेंगे उनके द्वारा भी फाइल की जा सकती है, या फिर किसी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भी ये फाइल की जा सकती है। किस चीज़ से रिलेटेड की जाएगी, जैसे कि हम बात कर चुके हैं, जो आपकी सोशली और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड पोजीशन पर जो कोई व्यक्ति है या कोई ग्रुप है जिनकी बात कोर्ट तक नहीं पहुंचाई जा सकती है या वो नहीं पहुंचा पा रहे हैं बेसिकली, तो उन्हें यहाँ पर एक सोल्यूशन देने के लिए PIL का मेथड रखा गया है। तो काफ़ी इसमें क्राइटेरियाज और कैटेगरीज हैं जिसके चलते ये PIL फाइल की जा सकती है। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन की गई हैं। अब लक्ष्मीकांत में आपको ये डिटेल तो दी गई है, साथ के साथ कुछ और कैटेगरीज भी दी गई हैं जिसके चलते PIL फाइल नहीं की जा सकती। अब आपका होमवर्क यही है कि जाके देखिए उन कैटेगरीज में कौन कौन से क्राइटेरियाज लिखे गए हैं। ठीक है जी, सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आपने इसको भी करेक्टली मार्क किया हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यहाँ पर। तो 4th क्वेश्चन में बात हो रही है ट्रिब्यूनल से रिलेटेड। 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, इनकरेक्ट पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, इस तरीके के टर्म्स का कई बार आता हुआ क्वेश्चन भी हम गलत मार्क कर देते हैं। पूछ रहे हैं इनकरेक्ट कौन सी है। पहली में बात हो रही है कि जो आपके ट्रिब्यूनल्स थे वो हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें मेंशन किए गए थे। सेकंड में कह रहे हैं जो जुरिस्डिक्शन रहेगी आपके सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की, वो एक्सटेंड करेगी टू द ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द सेक्रेटरियल स्टाफ ऑफ द पार्लियामेंट। थर्ड में कह रहे हैं जो आपके चेयरमैन रहेंगे या मेंबर्स रहेंगे स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के, उनकी अपॉइंटमेंट की जाएगी गवर्नर द्वारा आफ्टर द कंसल्टेशन विद द अटॉर्नी जनरल ऑफ द स्टेट कंसर्न्ड। 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, थोड़ा सोचिए इसके बारे में, जो ट्रिब्यूनल्स के बारे में आपने पढ़ा है उसे रिवाइज करने की कोशिश कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेसिकली ट्रिब्यूनल्स हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, 42nd अमेंडमेंट एक्ट था जिसके आधार पर इनका जिक्र किया गया था। तो यहां पर आपकी पहली स्टेटमेंट गलत होगी। सेकंड में बात हो रही है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की जुरिस्डिक्शन के बारे में। तो बेसिकली 3 ऐसी क्राइटेरियाज हैं जहां पर वो एक्सटेंड नहीं करते हैं। पहले तो आते हैं जो भी आपके डिफेंस के पर्सनल रहेंगे, जो आपके डिफेंस में हैं। फिर आते हैं आपके ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड देन द सेक्रेटरियल स्टाफ ऑफ द पार्लियामेंट।
तो ये स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल गलत है। फिर बात आती है जो आपके स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं, उनके जो मेंबर्स हैं और जो उनके चेयरमैन हैं, कि वो गवर्नर द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। अब यहाँ पर मोस्टली यही लगेगा कि स्टेट से रिलेटेड है तो गवर्नर के पास ही अथॉरिटी रहेगी, बट यहाँ पर ये चीज़ गलत है। ये हमारे जो प्रेसिडेंट रहेंगे उनके पास अथॉरिटी रहेगी कि वो इसकी अपॉइंटमेंट करेंगे इन चेयरमैन और मेंबर्स की स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के आफ्टर द कंसल्टेशन विद द गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न। तो उसी के आधार पर आपकी यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फैक्चुअल नेचर का क्वेश्चन था, मीडियम हार्ड डिफिकल्टी हम कह सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्रिपरेशन लेवल। तो जैसे कि हमने बात की जो आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट था 1976 का, उसके आधार पर पार्ट 40 ने ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके चलते वहां पर ट्रिब्यूनल्स का जिक्र किया गया था, जिसके चलते उसी के प्रोविजंस वहां पर ऐड किए गए थे। तो इसमें अब आपके ट्रिब्यूनल जो रहेंगे वो दो आर्टिकल्स में है, एक आपका 323A में है, ठीक है, जिसमें आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है, और आपका 323B है जो कि डील करता है विद द ट्रिब्यूनल्स फॉर द अदर मैटर्स। फिर इसमें जो हमारा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है उसकी स्थापना की थी 1985 में, जिसका प्रिंसिपल बेंच दिल्ली में था और एडिशनल बेंचेस थे आपके डिफरेंट स्टेट्स में। तो यहाँ पर जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, क्या उनकी जुरिस्डिक्शन रहेगी, वो एक्सटेंड करेगी टू द ऑल इंडिया सर्विसेज, द सेंट्रल सिविल सर्विसेज, सिविल पोस्ट अंडर द सेंटर एंड द सिविलियन एम्प्लॉइज ऑफ द डिफेंस सर्विसेज। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि सिविलियन एम्प्लॉइज में तो ये कवर करेगी, बट जो कोर डिफेंस सर्विसेज को बिलोंग करेंगे, डिफेंस फोर्सेज के जो मेंबर्स रहेंगे, उन तक ये एक्सटेंड नहीं करेगी। और वही आपसे स्टेटमेंट में भी पूछा गया था। फिर बात आती है जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट ऑफ 1985 है, जिसके चलते जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी उन्हें यहाँ पर स्थापित करना है स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स ऑन द स्पेसिफिक रिक्वेस्ट ऑफ द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट्स। तो इसी के चलते काफ़ी ऐसे हम कह सकते हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं जिनकी स्थापना की गई, फिर उसे दोबारा से अबॉलिश कर दिया गया, फिर दोबारा से वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट रखी वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने की इस तरीके के ट्रिब्यूनल की दोबारा स्थापना की जाए। तो आप देखिए इसके बारे में कौन कौन से स्टेट्स हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। और वैसे ही जैसे हमने बात की आपकी थर्ड स्टेटमेंट में कि जो जितने भी आपके मेंबर्स और चेयरमैन रहेंगे वो प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, जिसमें कंसल्टेशन गवर्नर का लिया जाएगा। तो थोड़ा हम कह सकते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन था, बट स्टिल अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आई होप आपने इसको करेक्टली मार्क किया हो। तो आज के फाइनल क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, पूछा जा रहा है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। 4 कोड्स दिए गए हैं। पहली स्टेटमेंट देखते हैं, कह रहे हैं जो फर्स्ट लोक अदालत कैंप था पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा का, वो ऑर्गेनाइज किया गया था गुजरात 1982 में। सेकंड में कह रहे हैं जो हमारा लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट है 1987 का, उसे अमेंड किया गया था 2002 में, ताकि प्रोवाइड की जा सके फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द परमानेंट लोक अदालत। थर्ड में कह रहे हैं न्यायाधिकारी ऑफ द ग्राम न्यायालय। अब यहाँ पर आपके 2 डोमेन के बारे में बात हो रही है, पहले लोक अदालत के बारे में बात हो रही थी, अब ग्राम न्यायालय के बारे में बात हो रही है कि उसके जो न्यायाधिकारी रहेंगे वो अपॉइंट किए जाएंगे उस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। ठीक है जी, 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, पूछा जा रहा है इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हैं। थोड़ा सोचिए इसके बारे में, पढ़िए अच्छे से स्टेटमेंट्स को, पॉज कीजिए वीडियो को, करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहां पर बेसिकली आपकी तीनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं कि जो आपकी लोक अदालत हैं कि बेसिकली एक तरीके का फोरम है जहां पर जितने भी आपके केसेस रहते हैं, डिस्प्यूट्स रहते हैं जो कि या फिर कोर्ट में पेंडिंग है या फिर प्री लिटिगेशन स्टेज पर हैं कि अभी वो कोर्ट के सामने नहीं लाए गए हैं, तो उन्हें यहाँ पर कोशिश की जाती है लोक अदालत में उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करने की या उन्हें सेटल करने की इन एन एमिकेबल मैटर। तो इसमें जो हमारा लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट है 1987 का, तो उन्होंने इसे लोक अदालत को एक स्टैट्यूटरी स्टेटस यहाँ पर प्रोवाइड किया था, बट उसे 2002 में दोबारा चेंज कर दिया गया, जिसके चलते परमानेंट लोक अदालत वहाँ पर स्थापित करने की बात की गई, ताकि जितने भी आपकी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज से रिलेटेड जो केसेस रहेंगे उन्हें वो यहाँ पर डील कर सकें। ठीक है जी, अब इसमें आपके चेयरमैन भी रहेंगे जो कि क्या हो सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज हो सकते हैं या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हो सकते हैं, या फिर वो एक जुडिशियल ऑफिस रहेगा हायर इन द रैंक देन दैट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज, और साथ साथ उनके साथ 2 व्यक्ति और रहेंगे जो कि जिनके पास एडिक्वेट एक्सपीरियंस रहेगा पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में। तो क्या कॉम्पोजिशन है, कई बार आपको क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। जुरिस्डिक्शन के बारे में बात करें तो जो हमारे परमानेंट लोक अदालत हैं 1 करोड़ तक का अगर कोई मामला रहेगा तो उसे यहाँ पर सुलटाने में ये पूरे सक्षम हैं। अगर जो 2 पार्टीज इसमें इन्वॉल्व हैं या मल्टीपल पार्टीज इसमें इन्वॉल्व हैं वो किसी तरीके की सेटलमेंट या फिर वहाँ पर हम कह सकते हैं कॉम्पनसेशन तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो जो परमानेंट लोक अदालत है उनके पास यहाँ जुरिस्डिक्शन है कि वो डिसाइड कर सकते हैं कि क्या यहाँ पर अवार्ड रखा जाएगा या क्या इसका डिसीजन लिया जाएगा। तो जो भी अवार्ड यहाँ पर परमानेंट लोक अदालत द्वारा रखा जाएगा वो फाइनल रहेगा और दोनों पार्टीज पर भी वो बाइंडिंग रहेगा।
फिर बात करें ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 का आया था ये, ठीक है जी, इसके चलते आपके इस तरह की ग्राम न्यायालय की स्थापित करने की बात की गई थी। तो बेसिकली जुडिशियल मजिस्ट्रेट का ये कोर्ट रहेगा ऑफ द फर्स्ट क्लास, और जो उसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहेंगे जिन्हें हम न्यायाधिकारी रहते हैं, वो स्टेट सरकार द्वारा वहाँ पर अपॉइंट किए जाएंगे हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के बाद, ठीक है जी। फिर जो आपके ये जो न्यायाधिकारी रहेंगे स्ट्रिक्टली जुडिशियल ऑफिसर्स रहेंगे एंड विल बी ड्राइंग द सेम सैलरी, ड्राइविंग द सेम पावर्स एज द फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट वर्किंग अंडर द हाई कोर्ट्स। ये बेसिक सी जो डिटेल्स हैं आपको ये पता होनी बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन कभी कभी स्टैटिक तरीके से भी पूछा जा सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर करंट अफेयर में कोई भी न्यूज़ है तो उसी से रिलेटेड ही आपका ये स्टैटिक नेचर में पूछा जाता है। बट अगर आपको कोई ऑफ बीट क्वेश्चन आ जाए जो कि आपका करंट अफेयर में नहीं रहा है बट एकदम रैंडमली पूछ लिया गया है, तो अगर आपका जो स्टैटिक पोर्शन है जो कि लक्ष्मीकांत में एग्जॉस्टिवली कवर्ड है, हर एक चीज़ आपके बहुत ही क्रिस्प और सिंपल फॉर्म में दी गई है, अगर आपके उसके प्रॉपर नोट्स बने होंगे तो बहुत ही इजीली आप उन्हें कवर कर सकते हैं। तो ये थे आज के हमारे 5 क्वेश्चन। आई होप आपने सभी नहीं 5 आउट ऑफ 5 यहाँ पर स्कोर किया हो, बट स्टिल जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। और जाने से पहले एक पीस इन्फॉर्मेशन हमारे सभी भाई बंधुओं के लिए कि जो हमारे बैच 4 के कोर्सेज हैं वो लॉन्च कर दिए गए हैं। 31 जुलाई इसकी लास्ट इनरोलमेंट डेट है। 2 अगस्त से आपके बैचेस शुरू हो जाएंगे। पहला है आपका प्रीलिम्स कम्स में जो कि आपका जीएस कंपोनेंट कवर करता है, फिर आपका ऑप्शनल के लिए सोशियोलॉजी बैच है, पीएसआर भी आपका ऑप्शनल का बैच है, ठीक है जी, फिर आपका एसए का बैच है जो कि मेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सभी की डिटेल जो भी नेसेसरी हैं वो हमारी वेबसाइट पर दी गई हैं। आपकी कोई भी क्वेरीज हो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए, हम कोशिश करेंगे उन क्वेरीज को वहाँ पर रिजॉल्व करना। साथ के साथ प्रीलिम्स का समय नज़दीक आ रहा है, तो अब जितनी आपने प्रिपरेशन की है साल 2 साल में, उसे अब एक्शन में लाने की ज़रूरत है कि उसे प्रैक्टिस कीजिए कितना आप इन्फॉर्मेशन रिटेल कर पा रहे हैं जब आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर पकड़ते हैं, ठीक है जी। तो उसके लिए हमारे प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ भी है, उससे रिलेटेड डिटेल्स भी सारी हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं जाके, ठीक है जी। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड नाइट।